हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए थे, प्लांट टिश्यू कल्चर और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मार्कर और मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम लोगों को सबसे पहले समझ लेना है कि मार्कर होते क्या हैं। ठीक है, देखिए कोई भी ऐसा कैरेक्टर जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, इसको हम बोलते हैं मार्कर कैरेक्टर। तो मार्कर कैरेक्टर्स का मतलब है कि हम किसी भी फिनोटाइप को देख करके किसी को आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, तो उसका मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो जाएगा या फिर मार्फोलॉजिकल मार्कर हो जाएगा। अगर हम प्रोटीन्स प्रोफाइलिंग के आधार पे हम किसी चीज़ को पहचान रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वो बायोकेमिकल मार्कर हो जाएगा। और अगर हम क्रोमोसोमल मार्फोलॉजी में जो अंतर है उसके आधार पे अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसको हम साइटोलॉजिकल मार्कर कहेंगे। या फिर अगर हम डीएनए में जो डिफरेंस है उसके आधार पे किसी इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो फिर हम उसको मॉलिक्यूलर मार्कर कहेंगे। तो इस तरीके से कुछ भी कोई भी कैरेक्टर्स जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, उसको हम बोलते हैं मार्कर कैरेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी इंडिविजुअल्स की कोई प्रॉपर्टी जो कि हेरिटेबल वेरिएशन शो करता है, उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं। कैरेक्टर 2 तरीके के होते हैं, तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर, दूसरे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन सारी चीज़ों को। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर आप जानते हैं कि ये 1 या फिर फ्यू जीन से गवर्न होते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ये बहुत सारे जीन से निर्धारित होते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, ये चूँकि बहुत सारे जीन से निर्धारित होते हैं, तो इनकी इनहेरिटेंस को हम ट्रैक नहीं कर सकते हैं, इनकी इनहेरिटेंस को हम जल्दी ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो अगर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के साथ में कोई एक ऐसा जीन है जो कि लिंक है और वो ओलिगोजेनिक कैरेक्टर या फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है, तो हम इस ओलिगोजेनिक कैरेक्टर्स को गवर्न करने वाले जीन को एज ए मार्कर यूज कर सकते हैं फॉर सिलेक्शन टू दिस पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। ठीक है, तो अब देखिए ये जो मार्कर होते हैं, मार्कर कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये आते कैसे हैं, ये डिफरेंस किस तरीके से क्रिएट होता है। जैसे कि बेस पेयर में चेंज की वजह से हो जाता है, या फिर रीअरेंजमेंट्स की वजह से हो जाता है, जैसे ट्रांसलोकेशन या फिर इन्वर्जन, या फिर इंसर्शन एंड डिलीशन, वेरिएशन इन नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से जो है एक इंडिविजुअल्स दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट जो है पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होता है जिसके आधार पे हम किसी भी इंडिविजुअल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसी डिफरेंस को ही हम मार्कर बोलते हैं, या फिर हम उसको मार्कर कैरेक्टर्स बोल देते हैं। ठीक है, इसको अभी हम लोग और क्लियरली जो है समझेंगे फिगर्स के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो मार्कर होते हैं ये एज ए साइन पोस्ट काम करते हैं। किसी भी वेरिएशंस को, इंडिविजुअल्स में किसी भी वेरिएशंस को फाइंड आउट करने के लिए ये एज ए साइन पोस्ट काम करते हैं। और ये जो है ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें हमको इंटरेस्ट है या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसके साथ में क्या होते हैं, लिंक होते हैं, और इसके साथ में को इनहेरिटेड होते हैं। जो भी हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसी के साथ में ये लिंक होते हैं और इसके साथ में को इनहेरिट होते हैं। ठीक है, अभी देखिए टाइप्स ऑफ मार्कर्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई मार्कर जो है ये मार्फोलॉजिकल हो सकते हैं, साइटोलॉजिकल हो सकते हैं, बायोकेमिकल हो सकते हैं, और डीएनए मार्कर या फिर मॉलिक्यूलर मार्कर हो सकते हैं, जिनको हम जेनेटिक मार्कर भी कहते हैं। मार्फोलॉजिकल मार्कर्स जो होते हैं ये जो है रिलेटेड होते हैं शेप, साइज, कलर, सरफेस एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों जिनको हम देख सकते हैं, नेकेड आई से हम देख सकते हैं। तो ऐसे मार्कर्स को हम मार्फोलॉजिकल मार्कर कहते हैं। साइटोलॉजिकल मार्कर्स जो होते हैं ये क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी में वेरिएशंस के आधार पे डिटेक्ट किए जाते हैं, जबकि बायोकेमिकल मार्कर्स जो होते हैं ये रिलेटेड होते हैं प्रोटीन्स में वेरिएशन के आधार पर, या फिर प्रोटीन्स या फिर अमीनो एसिड्स की जो बाइंडिंग पैटर्न है
उसमें अगर कोई वेरिएशन है तो उसके आधार पे जब हम इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करते हैं एक दूसरे से तो उसको बोलते हैं बायोकेमिकल मार्कर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सहारा लिया जाता है, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद लेते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोकेमिकल मार्कर। ठीक है, अब परऑक्सीडेज है, एसिड फास्फेटेज है, एस्ट्रेज है, एलोजाइम्स हैं, ये सब जो है एग्जाम्पल है बायोकेमिकल मार्कर्स के। ठीक है, डीएनए मार्कर्स क्या है? डीएनए मार्कर्स में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल्स का जो डीएनए है वो दूसरे इंडिविजुअल के डीएनए से डिफरेंट होता है। 99.9% तो सभी जो है इंडिविजुअल्स हैं जो ह्यूमन हैं ये क्या है आपस में सेम है, लेकिन 0.1% का डिफरेंस होता है और इसी डिफरेंस के आधार पे हम एक इंडिविजुअल्स को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है डीएनए में इसी को हम एज ए डीएनए मार्कर या फिर मॉलिक्यूलर मार्कर या फिर जेनेटिक मार्कर यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे आप मार्फोलॉजिकल मार्कर्स और साइटोलॉजिकल मार्कर्स को इजीली जो है आइडेंटिफाई या फिर इजीली जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मार्फोलॉजिकल मार्कर्स जो होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर, साइज, इन सभी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि गेहूं के अलग अलग जो है ग्रेन्स दिए गए हैं, इनका साइज में थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिख रहा है और इनके कलर्स में आपको वेरिएशन दिख रहा है, इनके शेप में वेरिएशन आपको दिख रहा है। तो ये जो वेरिएशन है ये अलग अलग वैरायटीज़ का एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। तो इस आधार पे हम एक वैरायटी को दूसरी वैरायटी से अलग पहचान सकते हैं, अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ईयर देख रहे हो, ये छोटी ईयर है, ये बड़ी ईयर है। ठीक है, इसी तरीके से ईयर्स में जो ऑन्स हैं किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि हम इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ये जो कैरेक्टर्स हमको दिख रहे हैं ये एज ए मार्कर कैरेक्टर्स जो है यूज होते हैं। यही क्या है मार्फोलॉजिकल मार्कर है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब साइटोलॉजिकल मार्कर जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स की बाइंडिंग पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है और इनके साइज में डिफरेंट है। तो इस तरीके से ये जो साइटोलॉजिकल मार्कर होते हैं ये क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी में जो है डिफरेंस रखते हैं। भाई कोई मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होगा, कोई एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होगा, कोई टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होगा। और इस तरीके से अगर हम उनको जो है फ्लोरेसेंट डाई से स्टेन करते हैं तो उनकी स्टेनिंग भी अलग अलग होगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम जो साइटोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं ये क्रोमोसोमल मार्फोलॉजी के आधार पर डिटेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मार्कर क्या है? देखिए मॉलिक्यूलर मार्कर्स का मतलब है कि ये एक डीएनए सीक्वेंस है जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशंस को जो है मार्क करने के लिए यूज किए जा रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में। ये और कुछ नहीं है, जो एक इंडिविजुअल्स है और दूसरा इंडिविजुअल्स है इसके डीएनए में अगर कोई चेंज है तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई चेंज है और ये सपोज डेट रेजिस्टेंस है और ये ससेप्टेबल है और यहाँ पे कोई चेंज यहाँ पे हमको इसको दिख रहा है, बाकी सारा सेम, बाकी सारा डीएनए इसका सेम है, इन दोनों का सेम है, लेकिन एक पोजीशन पे अंतर दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पोजीशन है, ये जो चेंज है, यही क्या है रेजिस्टेंस के लिए जिम्मेदार है। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंट वैरायटीज के डीएनए को देख करके हम कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर वैरायटी इज रेजिस्टेंस एंड दिस पर्टिकुलर वैरायटी इज नॉट रेजिस्टेंट अगेंस्ट एनी टाइप्स ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मार्कर्स का हम यूज क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो होते हैं ये डीएनए के बेस पे जो है वेरिएशन हमको शो करते हैं। अब जेनेटिक मार्कर्स जो होते हैं ये जीन नहीं होते, ये टारगेट जीन नहीं होते, ये एज ए साइन पोस्ट या फिर एज ए फ्लैग काम करते हैं और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट से क्लोजली लिंक होते हैं, इसीलिए हम इनको जीन टैग भी बोलते हैं। DNA markers are tightly linked to target loci as a substitute for or to assist phenotypic screening। तो phenotypic screening हम इनके द्वारा कर सकते हैं क्योंकि ये जो मार्कर्स होते हैं डीएनए मार्कर्स होते हैं ये टाइटली लिंक होते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। ठीक है,
आप देखिए डीएनए मार्कर्स को यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया है भाई। डीएनए मार्कर्स इज ए डीएनए सीक्वेंस लोकेटेड क्लोज टू जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये क्लोज होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट के, और ये जो है विद इन जीन भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रेड कलर का दिखाया गया है ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के जो है नियर आप मार्कर 1 देख रहे हो, और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के इटसेल्फ आप देख रहे हो जीन मार्कर नंबर 2। तो मार्कर जो हो सकते हैं ये नियर भी हो सकते हैं और विद इन जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्कर जो है एज ए साइन पोस्ट वर्क करते हैं। अब ये जो है हिस्ट्री दिया हुआ है मार्कर्स का। तो सबसे पहले बॉटस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने, बॉटस्टीन एट अल, मतलब इनके साथी भी थे, इन्होंने जो है आरएफएलपी को यूज किया। आरएफएलपी मतलब रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। जब हम एक इंडिविजुअल्स के डीएनए को, दूसरे इंडिविजुअल्स को डीएनए को, तीसरे इंडिविजुअल्स के डीएनए को कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की मदद से, तो क्या होता है, चूंकि थोड़ा सा यहाँ पे अंतर होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 0.1% का डिफरेंस होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे अलग अलग फ्रेगमेंट्स, मतलब लेंथ के आधार पे अलग अलग लेंथ के जो है फ्रेगमेंट्स यहाँ पे जनरेट होते हैं। जब हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करा रहे हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स के डीएनए को, या फिर अलग अलग वैरायटीज़ के डीएनए को हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करा रहे हैं, तो जो फ्रेगमेंट जनरेट होते हैं उनकी लेंथ में वेरिएशन होता है, और इस आधार पे हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक वैरायटी को दूसरी वैरायटी से। तो इसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसके नाम से ही क्लियर है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करेंगे, फ्रेगमेंट जनरेट होंगे, उनकी लेंथ में क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म होगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये बॉटस्टीन एट अल के द्वारा 1980 में जो है यूज किया गया था। एंड आइडेंटिफाई द फर्स्ट क्यूटीएल। फर्स्ट क्यूटीएल जो है एडवर्ड्स एट अल 1987 के द्वारा, और पीटरसन एट अल 1987 के द्वारा जो है फर्स्ट क्यूटीएल मतलब क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई जो है आइडेंटिफाई किया गया था विद द हेल्प ऑफ आरएफएलपी, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म सबसे पहले यूज किया बॉटस्टीन एट अल 1980 ने, और इसका यूज करके क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई को आइडेंटिफाई किया गया था सबसे पहले जो है एडवर्ड्स एट अल 1987 और पीटरसन एट अल 1987 के द्वारा। इसके बाद देखिए आरएपीडी के जो है यूज किया गया, या फिर हम कहें खोज किया गया किसके द्वारा, विलियम्स एट अल 1990 के द्वारा। तो अब आरएपीडी क्या है, आरएपीडी का मतलब है रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। यहाँ पे एम्पलीफिकेशन के आधार पे जो है डिफरेंस होगा। यहाँ पे जब हम अलग अलग इंडिविजुअल्स के डीएनए को एम्पलीफाई करेंगे पीसीआर की मदद से, तो उनके एम्पलीफिकेशन में डिफरेंस आएगा, और इस आधार पे जब हम एक इंडिविजुअल्स को, एक वैरायटी को दूसरी वैरायटी से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इस टेक्निक को हम बोलेंगे आरएपीडी, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। इसके बाद अकाया एट अल 1992 ने जो है एसएसआर, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, वो उसका नंबर्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस आधार पर जब अगर वो रिपीट हो रहा है, एक इंडिविजुअल्स में वो 2 बार कोई सीक्वेंस आया है, किसी इंडिविजुअल्स में वो 3 बार आया है, किसी इंडिविजुअल्स में 4 बार आया है, तो यहाँ पे एक वेरिएशन क्रिएट होता है। और इस आधार पर जब हम किसी भी इंडिविजुअल्स को या फिर वैरायटीज़ को एक दूसरे से आइडेंटिफाई करते हैं, तो ऐसी टेक्निक को बोलते हैं एसएसआर, सिंपल सीक्वेंस रिपीट। एएफएलपी जो है वॉस एट अल के द्वारा 1995 में डेवलप किया गया। एएफएलपी का मतलब है एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे क्या है, ये एक हाइब्रिड मार्कर है। ये हाइब्रिड मार्कर है, तो ये जो है देखिए आरएफएलपी की टेक्निक को भी यूज करता है और आरएपीडी की भी टेक्निक को यूज करता है। मतलब ये जो है पीसीआर भी यूज करेगा और ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी यूज करेगा। तो ये पीसीआर बेस्ड भी है और हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड भी है, जबकि जो आरएफएलपी है ये हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड है, आरएपीडी जो है ये पीसीआर बेस्ड है। एएफएलपी में दोनों टेक्निक यूज होती है। इसके बाद देखिए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एसएनपी, ये जॉर्डन एंड
हम्फ्रीज 1994 के द्वारा जो है डेवलप किया गया। यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के आधार पे पॉलीमॉर्फिज्म होगी। भाई एक इंडिविजुअल है उसमें ATGC है और दूसरा इंडिविजुअल है वहाँ पे ACG है। तो यहाँ पे अंतर किसमें हुआ, केवल ये जो A है यहाँ पे क्या है, T है, तो ये डिफरेंस हुआ ना। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होगा। तो ऐसी टेक्निक को हम बोलते हैं भाई सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को आप देख सकते हो कि अलग अलग जो है मार्कर्स हैं और ये अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग ईयर्स में जो है ये आइडेंटिफाई किए गए हैं। ठीक है, तो जो मार्कर्स होते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर्स स्पेशली होते हैं, ये हम कह सकते हैं कि मेनली जो है दो तरीके के होते हैं। यहाँ पे तीसरा तरीका भी दिया हुआ है। ये नॉन PCR बेस्ड अप्रोच होते हैं, DNA बेस्ड मार्कर्स, ठीक है, या फिर PCR बेस्ड मार्कर होते हैं। मतलब नॉन PCR और PCR बेस्ड दो तरीके के हो सकते हैं। तो नॉन PCR जैसा कि हमने आपको बताया कि ये RFLP है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन इम्यूनोग्लोबुलिन एंजाइम्स का यूज करते हैं, यहाँ पे हम PCR मशीन का यूज नहीं करते। PCR बेस्ड में क्या है, RAPD जैसा कि हमने आपको बताया, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA, या फिर सिंपल सीक्वेंस रिपीट पॉलीमॉर्फिज्म SSRP, AFLP जैसे हो गया, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस तरीके से ये सभी क्या है, ये PCR बेस्ड, जहाँ पे हम PCR का यूज करके एम्पलीफाई करके इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अलग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको हम PCR बेस्ड मार्कर बोलेंगे। यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का यूज करके हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक इंडिविजुअल्स को दूसरे इंडिविजुअल से, तो उसको हम बोल रहे हैं भाई क्या, नॉन PCR बेस्ड या फिर हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड। ठीक है, अब देखिए फीचर्स, परफेक्ट मार्कर्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो जो मार्कर्स है ये भाई पॉलीमॉर्फिक होना चाहिए। मार्कर जो है ये पॉलीमॉर्फिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अलग अलग इंडिविजुअल्स जो हैं इनका जो DNA होना चाहिए ये स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए, तभी तो हम एक इंडिविजुअल्स को, एक वैरायटी को दूसरी वैरायटी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगर सभी का DNA एक जैसा हो जाएगा तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप पॉलीमॉर्फिक का मतलब देख सकते हो, समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने जो है अलग अलग DNA सैंपल लोड किए और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोस्टली जो बैंड बन रहा है वो सेम लोकेशन पे बन रहा है, तो ये पॉलीमॉर्फिक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो अलग अलग हमने जो है DNA सैंपल लोड किए और ये बैंड बन रहे हैं, ये अलग अलग पोजीशन पे बन रहे हैं, अलग अलग पोजीशन पे बने, तो इट मीन्स कि ये पॉलीमॉर्फिक है। हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी पॉलीमॉर्फिक का मतलब आपको समझ में आ गया। अब जो DNA है मार्कर, जो है DNA मार्कर, ये कोडॉमिनेंट नेचर का होना चाहिए। कोडॉमिनेंट मार्कर जो होता है ये हमको हेट्रोजाइगोट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। हम जो है होमोजाइगोट्स और हेट्रोजाइगोट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, होमोजाइगोट को हेट्रोजाइगोट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप जो है यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप डोमिनेंट और कोडॉमिनेंट मार्कर को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने P1 का DNA अपलोड किया, P2 का DNA अपलोड किया और F1 का DNA अपलोड किया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए P1, P2 और F1 का जो है हमने DNA अपलोड किया। तो देखिए कोडॉमिनेंट मार्कर में क्या है भाई, P1 का एक बैंड बन रहा है, इसके बाद देखिए यहाँ पे P2 का बन रहा है बैंड, और F1 में देखिए दोनों बैंड बन रहे हैं, P1 का भी बनेगा और P2 का भी बनेगा। इन केस ऑफ कोडॉमिनेंट मार्कर, अगर हम कोडॉमिनेंट मार्कर यूज कर रहे हैं। लेकिन डोमिनेंट मार्कर में क्या है कि यहाँ पे P1 में तो बैंड बन रहा है लेकिन P2 में बैंड नहीं बना, क्योंकि P1 क्या है, डोमिनेंट है, P2 क्या है, रिसेसिव है। यहाँ पे P2 का बैंड नहीं बन रहा है, केवल और केवल P1 का बन रहा है। और यहाँ पे F1 में भी केवल और केवल एक ही बैंड बन रहा है। तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि ये P1 का बैंड है या फिर ये F1 का बैंड है। हम यहाँ पे हेट्रोजाइगोट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे क्लियरली जो है आइडेंटिफाई हो सकता है
कि भाई यहाँ पे P1 पे बैंड यहाँ बना है और P2 पे बैंड यहाँ पे बना है, और F1 में जो है दोनों P1 और P2 दोनों के बैंड बने हुए हैं। इसका मतलब कि इसमें जो है P1 के भी लक्षण आए हुए हैं और P2 के भी लक्षण आए हुए हैं, और ये एक प्रकार से हेट्रोजाइगोट है। मतलब यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए, अगर हम इस कंडीशन में देखें, यहाँ पे देखो नीचे आपको दिखाया गया है कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, ये P1, ये P2 और ये F1, ठीक है। यहाँ पे देखो कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूंकि एक ही जगह पे देखिए एक ही बैंड बना हुआ है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कैपिटल बी है या फिर कैपिटल बी स्मॉल बी है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेंट मार्कर जो होता है ये हेट्रोजाइगोट को होमोजाइगोट से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, जबकि को डोमिनेंट मार्कर जो होता है ये होमोजाइगोट हेट्रोजाइगोट में डिफ्रेंशिएशन कर सकता है। तो को डोमिनेंट मार्कर जो होते हैं ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं डोमिनेंट मार्कर के कंपेरिजन में, ठीक है। ये चीज़ आप समझ में, ये चीज़ भी आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो मार्कर होते हैं ये डीएनए मार्कर नॉन एपिस्टेटिक होने चाहिए, मतलब भाई इनके अंदर जो है ना एपिस्टेसिस नहीं होना चाहिए, मतलब एक जीन जो है दूसरे जीन को प्रभावित नहीं करना चाहिए। मतलब जो मार्कर जीन है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसके साथ में एपिस्टेटिक इफेक्ट नहीं शो करना चाहिए। मतलब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को ना तो मास्क करे, ना ही जो है ये इनहिबिट करे, ना ही जो है ये इसके इफेक्ट को कम्प्लीमेंट करे, ना ही ये इसकी इफेक्ट को जो है इन्हेंस करे या फिर मॉडिफाई करे। से आपने एपिस्टेसिस पढ़ा हुआ है, जीन इंटरेक्शन पढ़ा हुआ है, उसमें क्या है कि भाई एक जीन दूसरे जीन को इफेक्ट को मॉडिफाई कर देता है या कम्प्लीमेंट कर देता है या फिर इन्हेंस कर देता है या फिर रोक देता है, मतलब इनहिबिट कर देता है। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मतलब मार्कर जीन जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ में इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा जो है होना चाहिए। फिर ये मल्टी एलिलिक होना चाहिए। मल्टी एलिलिक मतलब जो मार्कर जीन है इसके मल्टीपल एलील होने चाहिए। जितने ज़्यादा एलील होंगे उतना ज़्यादा हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा, और उतना ज़्यादा जो है हमारे लिए ईजी हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने में। एक इंडिविजुअल्स को दूसरे इंडिविजुअल से डिफ्रेंशिएट करने में जो है हमको ईजी हो जाएगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा, ठीक है। तो ये मल्टी एलिलिक होना चाहिए, नॉन एपिस्टेटिक होना चाहिए, कोडॉमिनेंट होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिक होना चाहिए। इसके बाद जो मार्कर होने चाहिए ना ये न्यूट्रल होने चाहिए। न्यूट्रल का मतलब है कि जो मार्कर जीन है इसके भाई एलील हैं, और ये अगर एलील सब्स्टिट्यूट होता है कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए से सब्स्टिट्यूट होता है, तो इसका कोई जो है अलग से कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका फिनोटाइपिक इफेक्ट जो है वो अल्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इट मीन्स दैट द एलिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द मार्कर लोकस डू नॉट अल्टर द फिनोटाइप। ऑलमोस्ट ऑल मार्कर्स हैव दिस प्रॉपर्टी। तो ये न्यूट्रल होना चाहिए, इनसेंसिटिव टू इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो जो डीएनए मार्कर्स होता है ये जो है ज़्यादातर तो भाई डीएनए मार्कर्स जो होंगे ये क्या होंगे, इनसेंसिटिव होंगे, इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन से इफेक्ट नहीं होंगे ये। तो ये तो क्वालिटी होती है डीएनए मार्कर्स में। जैसे कि जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। भाई कलर चेंज हो जाएगा, हाइट चेंज हो जाएगी, ग्रेन का साइज चेंज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन डीएनए कहाँ से चेंज हो जाएगा, डीएनए तो वही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं ये जो है ये चेंज हो जाते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। और जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं ये स्टेज स्पेसिफिक होते हैं। मतलब जैसे कि हमको अगर मान लीजिए फ्रूट साइज के लिए सिलेक्शन करना है, तो हमको जब तक फ्रूट नहीं बन जाता तब तक हमको तो वेट करना पड़ेगा। पूरी फसल जब फ्लावरिंग स्टेज हो जाएगी, फिर फ्रूटिंग स्टेज जब आएगी, तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। तो जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं ये स्टेज स्पेसिफिक होते हैं, जबकि जो डीएनए मार्कर्स हैं ये स्टेज स्पेसिफिक नहीं होते हैं। इनको हम कभी भी डिटेक्ट कर सकते हैं। हम सीडलिंग स्टेज में भी डीएनए निकाल लिया और डीएनए एनालिसिस कर लिया, हमने जो है देख लिया कि वो पर्टिकुलर जीन्स अवेलेबल है
या फिर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है डीएनए मार्कर्स से टाइम भी बचता है और ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन से अफेक्ट नहीं होते। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी होनी चाहिए भाई, इट शुड बी इवनली एंड फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम। तो डीएनए मार्कर्स जो है ये पूरे जीनोम में थ्रूली जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए और इट शुड बी इजी, फास्ट एंड चीप टू डिटेक्ट। इजी होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और चीप होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, मतलब सेम रिजल्ट हमको अगेन एंड अगेन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं एक बार हमने एक्सपेरिमेंट किया दूसरा रिजल्ट मिल रहा, तीसरी बार हमने किया तो तीसरा रिजल्ट मिल रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको सेम रिजल्ट बार अगेन एंड अगेन मिलना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ही ली, ये भी चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब जो है देखिए यूटिलिटी ऑफ ए मार्कर, किसी भी मार्कर्स की यूटिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है, इसको जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई मार्कर जो होता है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन ये टाइटली लिंक होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट से। तो कितना ज़्यादा लिंक है कोई भी एक मार्कर किसी जीन से, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो है यूज करने लायक है या फिर नहीं है। अब जीन यहाँ पे है, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है, मार्कर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इनके बारे में जब कोई लिंकेज ही नहीं है तो एक साथ ये जब इनहेरिट होंगे नहीं, तो हम इस मार्कर्स का यूज कैसे कर सकते हैं इस जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए? नहीं कर सकते, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मार्कर जो है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ में लिंक होना चाहिए, टाइटली लिंक होना चाहिए। जितना ज़्यादा टाइटली लिंक होगा उतना ज़्यादा जो है हम इफिशियंटली उस मार्कर को यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है क्या है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है जीन्स का फिनोटाइप डिटर्मिनेशन में, ठीक है। तो जो मार्कर कैरेक्टर्स है वो जो है कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को, इस बात पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स है, जैसे फ्लावर कलर है, रेड फ्लावर कलर आ रहा है तो हाई यील्ड आ रही है, ये हाई यील्ड हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और रेड कलर जो है एसोसिएटेड है किससे, मार्कर से। तो अगर कोई मार्कर्स है वो हाई रेड बना रहा है और हाई यील्ड आ रही है तो हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। अब यही मार्कर जो है कभी रेड हो जा रहा है, कभी पिंक हो जा रहा है, कभी वाइट हो जा रहा है, और यील्ड जो है किसी कंडीशन में भाई हाई है, किसी कंडीशन में थोड़ा सा कम हो गई, तो हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा हो कि हाई रेड है, हाई यील्ड आ रही है, वाइट है, लो यील्ड आ रही है, तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो फ्लावर कलर है रेड, हाई रेड है, वो हाई यील्ड से एसोसिएटेड है। तो कितना ज़्यादा रिलेटिव मतलब उसका जो है इम्पोर्टेंस है किसी भी पर्टिकुलर फिनोटाइप्स को डिटरमाइन करने में, इस बात का भी प्रभाव पड़ता है मार्कर्स की यूटिलिटी पे, ठीक है। दूसरा, कंसिस्टेंसी ऑफ लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन द मार्कर्स एंड क्यूटीएल। अब कोई क्यूटीएल है, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई है, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट हम कह देते हैं, दूसरा ये मार्कर्स है। अब चूंकि मेंडल ने बताया था कि भाई कोई भी जीन जो है, ये दो जीन हैं, ये जो है इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन शो करते हैं, एक का सेग्रीगेशन दूसरे के सेग्रीगेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन लिंकेज में ऐसा नहीं है। लिंकेज में क्या है, ये दोनों एक साथ इनहेरिट होंगे, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ये हमेशा एक साथ इनहेरिट होंगे। तो इससे क्या होगा, लिंकेज के वजह से जो जीन और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है वो डिसइक्विलिब्रियम शो करेंगी, और ये हमारे लिए क्या है, डिजायरेबल है, क्योंकि लिंकेज तो होना चाहिए, हम ऐसा कह रहे हैं लिंकेज होना चाहिए, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम की क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिर क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्यूटीएल mass marker assisted selection will be more beneficial when the QTL is in low frequency। अब जो QTL की फ्रीक्वेंसी है, अब ऐसा नहीं है कि एक QTL जो है, चूंकि क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई है तो इसके लिए बहुत सारे जीन होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 लाख जीन के द्वारा निर्धारित हो रहा है QTL हमारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है QTL की वो जो है लो होनी चाहिए, ठीक है।
अब जो है देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे चीज़ों को फिर से जो है इलस्ट्रेट किया गया है। जैसे कि हम बार बार वही चीज़ कह रहे हैं कि जो मार्कर है ये टाइटली लिंक होना चाहिए टारगेट लोसाई से। कितना लिंक होना चाहिए ये यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए आइडियल मार्कर जो है ये लेस देन 5 सेंटीमोर्गन, यहाँ पे सीएम जो लिखा हुआ है इसका मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है, इसका मतलब सेंटीमीटर नहीं है, इसका मतलब है सेंटीमोर्गन, क्योंकि मोर्गन ने ही लिंकेज टर्म दिया था। उन्हीं के सम्मान में यहाँ पे सेंटीमोर्गन टर्म जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लिंकेज की बात कर रहे हैं भाई, ये देखिए यहाँ पे क्या है, मार्कर ए है और ये क्या है, क्यूटीएल क्वांटिटेटिव ट्रेड लोसाई। अब मार्कर ए यहाँ पे क्या है, देखिए ये लेस देन 5 सेंटीमोर्गन अपार्ट उपस्थित है, तो हम इस मार्कर के आधार पे इस क्यूटीएल को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसकी रिलायबिलिटी जो रहेगी ये लगभग लगभग 95% रहेगी। अगर इस क्यूटीएल के दोनों तरफ मार्कर्स हैं, देखिए मार्कर ए और मार्कर बी, अगर दोनों तरफ मार्कर है और ये लेस देन 5 सेंटीमोर्गन है, तो रिलायबिलिटी जो हो जाएगी वो 99.5% हो जाएगी। कहने का मतलब ये है क्यूटीएल के दोनों तरफ अगर मार्कर फ्लैंक कर रहे हैं और दोनों मार्कर्स की हेल्प से हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा जो है रिलायबल होगा इन कंपेरिजन टू वन मार्कर। जैसे कि हमने कहा कि भाई हाई रेड फ्लावर कलर जो है हाई यील्डिंग से रिलेटेड है। अब अगर हम एक और ये हाई रेड कलर जो है मान लीजिए ए मार्कर है, और दूसरा जो है हम एक ले लेते हैं हाई, मतलब लॉन्ग रूट जो है, ठीक है, लॉन्ग रूट हाई यील्ड, लो शॉर्ट रूट लो यील्ड, तो यहाँ पे मार्कर बी हम ले लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो कैरेक्टर्स के आधार पे या फिर दो मार्कर्स के आधार पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होगा इन कंपेरिजन टू ओनली वन मार्कर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।